हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको इंडेंटेशन, कमेंट्स, डॉक्स्ट्रिंग, स्कोप और उसके रूल्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन इंडेंटेशन का है, दूसरा सेक्शन कमेंट्स और डॉक्स्ट्रिंग्स का है और तीसरा सेक्शन स्कोप्स एंड रूल्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडेंटेशन से। मैं बताने के पहले दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इंडेंटेशन होता क्या है। इस कोड के दूसरे लाइन में मैं प्रिंट के पहले कुछ कैप दे करके रखा हूँ, जिससे मैं शो करने के लिए ये डैश साइन का यूज़ कर रहा हूँ। ये जो आप कैप देख रहे हैं ना, इसे ही इंडेंटेशन कहते हैं। पाइथन में इंडेंटेशन को समझना बहुत ही क्रिटिकल होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये पूरे कोड के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है। इंडेंटेशन, जैसा कि मैं बताया था कि कोड की लाइन की शुरुआत होने से पहले का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं, और इंडेंटेशन की मदद से हम लोग स्टेटमेंट्स को एक साथ ग्रुप करते हैं, और ये जो स्टेटमेंट का ग्रुपिंग होता है ये फाइनली कोड का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। नाउ पाइथन कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पेस तो डिफाइन नहीं करा है, आप जितनी मर्जी चाहें उतने स्पेस डाल सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने भी स्पेस का यूज़ कर रहे हैं आप उसे कंसिस्टेंट रखिए। दैट मीन्स कहीं आप 2 स्पेस दिए, कहीं आप 4 स्पेस दिए, कहीं आप 1 स्पेस दिए, ऐसे नहीं चलेगा। और यूजुअली जब हम लोग कोई कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़, फॉर, वाइल, डेफ या क्लास, तो इन सब के साथ हम लोगों को इंडेंटेशन का यूज़ करना होता है। इंडेंटेशन के भी लेवल या डेप्थ होते हैं जो कि कोड को क्लीन और रीडेबल बनाते हैं। यहाँ इस कोड में आप देख सकते हैं कि मैं हर एक कीवर्ड के साथ इंडेंटेशन ऐड कर रहा हूँ, और एक इंडेंटेशन में मैं 4 स्पेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जितने भी सक्सेसिव इंडेंटेशन यूज़ करूँगा वो 4, 8, 12 इसी तरीके से रहेंगे। यहाँ ये प्रिंट स्टेटमेंट इस कोड के अंदर आएगा, ये पूरा कोड इसके अंदर आएगा, और ये पूरा कोड इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा। इंडेंटेशन में भी मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए मैं इस सेक्शन में उसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि इनकंसिस्टेंट इंडेंटेशन, दैट मीन्स कि कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं यहाँ पर। जैसे पहले वाले कोड के इस लाइन में 4 स्पेस का इंडेंटेशन यूज़ करा गया है और दूसरे लाइन में 2 स्पेस का इंडेंटेशन यूज़ करा गया है। इस तरह से लिखना गलत होगा, और ऐसा करे तो इसमें हमें इंडेंटेशन एरर देखने को मिलेगा। मैं इसे प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं इस कोड को लिख करके इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको यहाँ इंडेंटेशन एरर देखने को मिलेगा, जो कि कहता है अन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। सीधे शब्दों में इंडेंटेशन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ इनकंसिस्टेंट इंडेंटेशन है। इसे फिक्स करने का 2 तरीका है, या तो आप इस स्टेटमेंट को पूरा ही अंदर रखिए या फिर पूरा ही बाहर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन के अंदर ना आए तो आप इसे बाहर रखेंगे इस तरह से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ़ कंडीशन के अंदर रहे तो आप इंडेंटेशन देंगे इस तरह से। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर अगर मैं इसे इफ़ स्टेटमेंट से बाहर निकाल के एग्जीक्यूट करा ये तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से इसे बीच में छोड़ करके अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। एक और कॉमन मिस्टेक होता है इंडेंटेशन ना होना। बैक टू दिस कोड, अगर मैं इस स्टेटमेंट से ये इंडेंटेशन हटा दूँ और अब इसे एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे यहाँ पर फिर से वार्निंग देखने को मिलेगा, और ये कह रहा है एक्सपेक्टेड एट इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। सीधे शब्दों में ये कह रहा है कि यहाँ पर मुझे कुछ स्पेस देना ज़रूरी है। ये पाइथन के कोड सिंटैक्स का पार्ट होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर जब मैं स्पेस दूंगा और इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। अब मैं कमेंट्स और डॉक्स्ट्रिंग्स के बारे में बात करूँगा। कमेंट्स कोड का वो हिस्सा होता है जो पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमेंट सिर्फ कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि कोड और उसका लॉजिक ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में रहे किसी ह्यूमन के लिए। और पाइथन 2 तरह के कमेंट्स को सपोर्ट करता है, एक सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। मैं एक एक करके इन दोनों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में बताऊँगा। सिंगल लाइन कमेंट्स को लिखने के लिए हम लोग हैश कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, और इसका एक्सटेंट एंड ऑफ द लाइन तक रहेगा। दैट मीन्स आप हैश कैरेक्टर को लिखने के बाद जो भी लिखिएगा पाइथन सीधे से उन सबको इग्नोर करेगा। सिंगल लाइन कमेंट्स को भी हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो कोड से अलग इस तरीके से जिसे स्टैंड अलोन सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं, या फिर कोड के साथ इस तरीके से जिसे इनलाइन सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। मैं आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अगर मैं कमेंट को ऐसे लिखा और एग्जीक्यूट करा तो ये परफेक्टली काम करेगा, और अगर मैं कमेंट को इस तरह से लिखा और एग्जीक्यूट करा तब भी ये परफेक्टली काम करेगा। नाउ ये हो गए सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं मल्टी लाइन कमेंट्स की बात करूँगा। एक बात मैं शुरू में ही क्लियर कर दूँ कि पाइथन कोई बिल्ट इन सिंटैक्स नहीं देता है मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए।
या तो हम लोग सीरीज ऑफ सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो कि ट्रिपल कोट होता है उससे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये ट्रिपल कोट टेक्निकली कमेंट नहीं है, ये स्ट्रिंग है, बस इसे असाइन नहीं करा गया है। अगर ऐसा केस रहे कि मल्टी लाइन कमेंट है और उसे कहीं असाइन नहीं करा गया है तो पाइथन उसे कमेंट के जैसा ही ट्रीट करता है। दैट इज़ वाई इस तरह से लिखना फंक्शनली इक्विवेलेंट है किसी भी कमेंट का। मैं इसे भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं मल्टीपल लाइन्स में कमेंट लिखा हूँ और पाइथन इससे पूरे तरीके से कंफर्टेबल है, इसलिए जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये तो मैं बताया पहला तरीका मल्टीपल कमेंट्स करने का। नाउ इस तरह से अगर मैं ट्रिपल कोट को यूज़ करूँ तो भी पाइथन इससे कंफर्टेबल है और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये भी आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ डॉक्स्ट्रिंग क्या होता है? डॉक्स्ट्रिंग्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। इसका यूज़ हम लोग किसी फंक्शन, क्लास या मॉड्यूल का क्या काम होता है उसे डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। इसे लिखने के लिए किसी भी फंक्शन या क्लास या मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले हम लोग इस तरह से ट्रिपल कोट ऐड करेंगे एंड उसके बाद उसके बारे में कुछ ये बातें लिखेंगे जो कि है कि ये काम क्या करता है, कि एक्सेप्ट क्या करता है और क्यों करता है, और क्या ये कुछ रिटर्न करता है भी या नहीं, और अगर रिटर्न करता है तो क्या। इस तरह से डॉक्स्ट्रिंग लिख करके आप लोग अपने फंक्शन या क्लास या मॉड्यूल को ईजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। मैं इसे भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। नाउ ये एक फंक्शन है जो कि किसी 2 नंबर को ऐड कर रहा है। यहाँ सबसे पहले मैं लिखा हूँ कि इस फंक्शन का कोर फंक्शनैलिटी क्या है, जो कि है कि ये फंक्शन 2 नंबर को ऐड करता है। फिर मैं बताया हूँ कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, दैट मीन्स कि क्या क्या ये इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि है कि ये 2 नंबर इनपुट कर सकता है, आइदर इंट या फिर फ्लोट। और तीसरा कि ये रिटर्न क्या करता है, जो कि है इन दोनों नंबर का सम, या तो कोई इंटीजर या फिर कोई फ्लोट। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे कोई भी वार्निंग या एरर देखने को नहीं मिलेगा। नाउ अगर ये डॉक्स्ट्रिंग को हम लोग एक्सेस करना चाहें तो इसका 2 तरीका होता है। या तो हम लोग __doc___ का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग हेल्प नाम के फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। यहाँ इस कोड में अगर मैं लिखूँ प्रिंट ऐड, और ऐड इसीलिए क्योंकि इस फंक्शन का नाम ऐड है, एंड उसके बाद मैं लिखा $_doc__, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी मैं यहाँ डॉक्स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो एज इट इज़ मुझे यहाँ लिखा हुआ दिख गया है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये ऐड फंक्शन का काम क्या है। इसका दूसरा तरीका ये भी है, मैं इसे कमेंट करके भी दिखूँगा, वो प्रिंट हेल्प एंड देन इसके अंदर मैं इस फंक्शन का नाम लिख दूँगा विच इज़ ऐड, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। देन आप देख सकते हैं कि मुझे ये एग्जैक्ट सेम चीज़ दोबारा लिख करके मिल गया है। अब फाइनली मैं स्कोप और उसके रूल्स के बारे में बताऊंगा। स्कोप का मतलब होता है प्रोग्राम का वो रीजन जिसके अंदर कोई वेरिएबल एक्सेसिबल है। दैट मीन्स कि वो रीजन, वो बाउंड्री जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल का कोई वजूद है, उस बाउंड्री के अंदर रह करके आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस बाउंड्री के बाहर गए तो आप उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये वेरिएबल के स्कोप को समझना बहुत क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि यह डिटरमिन करता है कि पूरे कोड में वेरिएबल कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है। और इसके साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए भी वेरिएबल के स्कोप के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। टोटल 4 प्रकार के स्कोप होते हैं, लोकल, इनक्लोज्ड, ग्लोबल और बिल्ट इन। और इस इमेज में आप लोग इस स्कोप के एक्सटेंट को समझ सकते हैं। लोकल स्कोप सबसे छोटा होता है, उससे ज़्यादा स्कोप होता है इनक्लोजिंग स्कोप का, उससे ज़्यादा स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप का, और सबसे ज़्यादा एक्सटेंट या रीजन होता है बिल्ट इन स्कोप का। मैं एक एक करके इन चारों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं लोकल स्कोप के बारे में बताता हूँ। वो वेरिएबल जो आप किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं उन्हें लोकल स्कोप कहते हैं, और ये जो स्कोप होते हैं ये सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल हैं। अगर आप उस फंक्शन के बाहर रह करके इसे एक्सेस करने की कोशिश करें तो आपको एरर देखने को मिलेगा। मैं इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। देन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ 10 प्रिंट होता दिख रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है विच इज़ नेम एरर, नेम x इज़ नॉट डिफाइंड। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ कोड में क्या हो रहा है। ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं x नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैं उसे प्रिंट करा। नाउ यहाँ पर मैं इस x को एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस फंक्शन के अंदर ही हूँ, और दूसरे शब्दों में इस वेरिएबल का जो वजूद है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक ही है।
अगर आप इस फंक्शन से बाहर निकल करके इस x को एक्सेस करने की कोशिश करिएगा तो पाइथन आपको ये एरर देगा, क्योंकि पाइथन को पता ही नहीं है कि आप x कहाँ से एक्सेस करना चाह रहे हैं। ये जो वेरिएबल है x, ये इस फंक्शन के अंदर आकर के क्रिएट हुआ, लेकिन इस फंक्शन के बाहर जाते ही ये डिलीट हो गया। तो टेक्निकली इस फंक्शन के बाहर x है ही नहीं। नाउ ये कॉन्सेप्ट था लोकल स्कोप का। अब मैं बताता हूँ इनक्लोजिंग स्कोप क्या होता है। इनक्लोजिंग स्कोप का काम तब होता है जब हम लोग कोई नेस्टेड फंक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ नेस्टेड फंक्शन का सीधा सा मतलब है फंक्शन के अंदर बना हुआ दूसरा फंक्शन। नाउ ये क्या करता है कि ये आउटर फंक्शन के वेरिएबल को इनर फंक्शन में रह करके एक्सेस कर रहा होता है। इसे मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। नाउ इस कोड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे ये 10 प्रिंट करके दे देगा, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ मैं इनर फंक्शन के अंदर x को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि इस आउटर फंक्शन के अंदर मौजूद है। नाउ अगर ऐसा केस रहे कि हम लोग इनर फंक्शन के अंदर रह करके आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो इनक्लोजिंग स्कोप होगा, और पाइथन में ये परफेक्टली सपोर्टेड है। अब मैं बात करूँगा ग्लोबल स्कोप के बारे में। ग्लोबल स्कोप में क्या होता है कि जो वेरिएबल है वो फंक्शन के बाहर एकदम टॉप लेवल पर डिक्लेयर करा जाता है, और ये वेरिएबल पूरे कोड में कहीं भी एक्सेसिबल है। इसे भी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो 10 मुझे 2 बार प्रिंट होता दिख रहा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तो मैं इस x को, जो कि 10 को स्टोर करके रखा है, मैं इसे इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट होने की वजह से ये यहाँ प्रिंट हो गया है। और इस फंक्शन से बाहर निकल करके मैं इस x को दोबारा से एक्सेस कर रहा हूँ और उसे प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए वो यहाँ प्रिंट हो गया है। नाउ आप ये देख सकते हैं कि ये जो x का वैल्यू है ये पूरे कोड में हर जगह एक्सेसिबल है। इसे ही ग्लोबल स्कोप कहते हैं। लास्ट होता है बिल्ट इन स्कोप। ये स्कोप पाइथन में प्री असाइंड होते हैं, जैसे कि प्रिंट फंक्शन, लेंथ फंक्शन एटसेट्रा, और ये पूरे कोड में एक्सेसिबल होते हैं। जैसे ग्लोबल स्कोप में आपको डिफाइन करना होता है एग्जैक्टली जो आप रेफरेंस या एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्ट इन स्कोप में आपको कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाइथन के साथ इनबिल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्रिंट फंक्शन या लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको डिफाइन नहीं करना होता है कि प्रिंट में आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। आप बस उसका नाम लिखते हैं और पाइथन समझ जाता है कि प्रिंट में उसे क्या प्रिंट करना है। पाइथन में एक ग्लोबल कीवर्ड भी होता है और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसे आप लोग 2 सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप लोग अगर लोकल स्कोप में रहते हुए कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं देन उसके लिए आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करिएगा। और दूसरा, लोकल स्कोप में रहते हुए आप लोग अगर किसी ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना होगा। यहाँ मैं एक बात शुरू से ही क्लियर कर दूँ कि लोकल स्कोप में रहते हुए ग्लोबल वेरिएबल को बनाना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन पाइथन इसे सपोर्ट करता है। दैट इज़ वाई मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हाउएवर, टू मेक इट ट्रूली ग्लोबल, बेस्ट ये रहेगा कि आप इसे टॉप लेवल पर ही डिफाइन कर लें। मैं इन सबको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। इस कोड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सक्सेसफुली मुझे 10 प्रिंट करके दे देगा, और ये सिर्फ इस ग्लोबल कीवर्ड की वजह से। अगर मैं इस ग्लोबल कीवर्ड को हटा दूँ और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा कि ये x डिफाइंड नहीं है। लेकिन सिंस मैं इस x को पहले ही बता दिया हूँ कि ये ग्लोबल कीवर्ड होने वाला है तो पाइथन इसे x का वैल्यू जो कि 10 है वो सक्सेसफुली प्रिंट कर देगा। ये तो हो गई ग्लोबल वैल्यू को क्रिएट करने वाली बात। नाउ इस कोड में मैं एक्सिस्टिंग ग्लोबल वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ, बट सबसे पहले मैं ग्लोबल x को हटा करके इसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले मुझे x का वैल्यू 40 प्रिंट होता दिख रहा है और दूसरा वैल्यू x का 30 प्रिंट होता दिख रहा है। और ऐसा इसीलिए कि सबसे पहले मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं x को as 40 डिफाइन करा हूँ और मैं उसे प्रिंट करा हूँ, जो कि यहाँ पर मुझे 40 प्रिंट होकर के मिल गया है। लेकिन इसके बाद मैं x के वैल्यू को डायरेक्टली रेफर करके प्रिंट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ x इक्वल 30 डिफाइन है। दैट इज़ वाई इसका आउटपुट मुझे यहाँ 30 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ ग्लोबल x कर दूँ तो अब पाइथन यह करेगा कि ये जो ग्लोबल लेवल पर x का वैल्यू है जो कि 30, इसे ही मॉडिफाई करके 40 बना देगा। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे यहाँ 30 देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 40 देखने को मिलेगा, जो कि एक इस प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से है इस फंक्शन के अंदर रह करके, और दूसरा इस प्रिंट फंक्शन की वजह से है इस ग्लोबल कीवर्ड की वजह से ये मॉडिफाई होने के बाद। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझे होंगे। नाउ जैसे ग्लोबल कीवर्ड होता है वैसे ही नॉन लोकल भी एक कीवर्ड होता है। अगर आप इनर फंक्शन के थ्रू इनक्लोजिंग वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो नॉन लोकल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इसे भी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। नाउ इस कोड को मैं एज इट इज़ लिखा हूँ।
अब सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि ये कोड करेगा क्या, उसके बाद मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन है, एक आउटर और दूसरा इनर। आउटर फंक्शन के अंदर मैं x नाम का एक वेरिएबल बना करके उसके अंदर आउटर स्टोर करा हूँ, और इनर फंक्शन के अंदर मैं x वेरिएबल बना करके इनर स्टोर करा हूँ और उससे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब इस लाइन की वजह से सबसे पहले इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो कि मुझे प्रिंट करके दे देगा इनर, और उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ x, और ये जो x है इस बार इस आउटर फंक्शन के x को रेफर करेगा, इसलिए इसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा आउटर। तो फाइनल आउटपुट जो होगा वो होगा पहले इनर एंड देन आउटर। अब मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, देन आप देख सकते हैं कि पहले इनर है एंड देन उसके बाद आउटर है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नॉन लोकल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं सिंपली इसके अंदर नॉन लोकल x लिख दूंगा, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको इसका आउटपुट थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। आई होप आप गेस कर चुके होंगे कि अब इसका आउटपुट क्या होगा, जो कि है इनर और इनर। इसका रीज़न ये है कि इस कोड की वजह से ये जो x का वैल्यू है जो कि पहले आउटर था, अब वो कम्प्लीटली चेंज होकर के इनर हो चुका है। और इस फंक्शन में जब मैं x के वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में इनर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ है। और जब मैं इस फंक्शन से बाहर निकल के इसे दोबारा प्रिंट करूँगा तो नॉन लोकल x लिखने की वजह से ये आउटर भी अब इनर बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब मैं LEGB रूल के बारे में बात करूँगा। LEGB रूल बताता है कि पाइथन किस ऑर्डर में वेरिएबल को ढूंढता है। पहले लोकल फंक्शन के अंदर बनाए गए वेरिएबल को पहले देखा जाता है, देन इंक्लूजिंग अगर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है तो उसके आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को चेक किया जाता है, एंड देन ग्लोबल अगर ऊपर के दोनों स्कोप में ही वेरिएबल नहीं मिला तो मॉड्यूल के टॉप लेवल पे या ग्लोबल कीवर्ड के साथ डिफाइंड वेरिएबल्स को देखा जाता है। और लास्टली बिल्ट इन, सबसे लास्ट में पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस जैसे कि प्रिंट या लेन को चेक करता है। ये ऑर्डर पाइथन का डिफ़ॉल्ट तरीका है किसी वेरिएबल को रिजॉल्व करने का। नाउ इन सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दिखाने के लिए आप लोगों को एक कोड दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ सबसे ऊपर ये जो लिखा है ये ग्लोबल स्कोप रहेगा, यहाँ जो लिखा है ये इंक्लूजिंग स्कोप रहेगा, और यहाँ जो लिखा है ये लोकल स्कोप रहेगा। अब फाइनली नॉलेज रेनफोर्समेंट टाइम। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं नहीं चाहता कि आप इन सबको भूल जाएं। दैट इज़ वाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसे अपने मन में एग्जीक्यूट करें, यहाँ पाइथन को यूज़ ना करें, एंड अपने थॉट प्रोसेस को अल्टीमेटली वेरीफाई करने के लिए आप लोग इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया तो मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन आई एम श्योर आपको ये समझ आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले तो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हूँ जिसमें मैं 10 को स्टोर करा हूँ, और एक फंक्शन बना करके उसके अंदर मैं एक लोकल वेरिएबल बनाया हूँ जिसके अंदर मैं 20 को स्टोर करा हूँ। देन उसके बाद मैं प्रिंट करा हूँ इस लोकल वेरिएबल को विच इज़ 20। अब फाइनली मैं इस फंक्शन को कॉल करा हूँ जो कि इस लोकल वेरिएबल को एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन लास्ट में मैं इस x के वैल्यू को प्रिंट करा हूँ जो कि ये 10 है। दैट मीन्स इस कोड का आउटपुट होगा B 20 एंड 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तरीका सही तरीका है मल्टी लाइन कमेंट को लिखने का। ऑप्शन ए हैशटैग को यूज़ करना, जिसे आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन बी ट्रिपल कोट का यूज़ करना सिंगल कोट को यूज़ करके, ये भी वैलिड तरीका है। ऑप्शन 3 ट्रिपल कोट को यूज़ करना बट डबल कोट को यूज़ करके, ये भी एक वैलिड तरीका है। दैट इज़ वाई इसका आंसर डी होगा विच इज़ ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीके से डॉक्स्ट्रिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स कोड के लॉजिक को डिस्क्राइब करना, ये गलत है क्योंकि इसके लिए हम लोग सिंपली कमेंट का यूज़ करेंगे, डॉक्स्ट्रिंग का नहीं। ऑप्शन बी डॉक्स्ट्रिंग स्पेशल टाइप का कमेंट होता है जो कि फंक्शन, क्लास और मॉड्यूल्स को डॉक्यूमेंट करता है। नाउ ये सही है, दैट इज़ वाई इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप टैब्स और स्पेस इन दोनों को मिक्स करिएगा इंडेंटेशन के केस में तो इसका क्या नतीजा होगा। ऑप्शन ए कोड स्मूथली रन करेगा, नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा विच इज़ इंडेंटेशन एरर, दैट इज़ वाई इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन के डॉक्स्ट्रिंग में आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन ए फंक्शन का पर्पस, उसका पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू या कोई एक्सेप्शन, ये करेक्ट है, दैट इज़ वाई इसका आंसर ए होगा। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही। आई अंडरस्टैंड मैं अभी तक आप लोगों को फंक्शन के बारे में नहीं बताया हूँ, स्टिल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन सारे टॉपिक को ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूँ।
फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे आपको रिप्लाई देने में बहुत खुशी होगी। ये वीडियो इस मॉड्यूल का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का सेट दूंगा और मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन सेट को अटेम्प्ट करें। अभी तक इस पूरे मॉड्यूल में आप लोग जो भी पढ़े हैं ये उन सारे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा और आपको प्रैक्टिस करने का एक मौका देगा। और मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ और हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि अगर आप पाइथन को सीखना चाहते हैं देन यू मस्ट प्रैक्टिस इट। सिर्फ बैठ के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। नाउ यहाँ पर आप लोग राइट क्लिक करिए एंड देन ओपन इन टर्मिनल। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है जुपिटर नोटबुक और इसे इंटर करना है। ये आपको एक विंडो ओपन करके देगा। यहाँ पर आप इसे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए और नाउ आप इन सारे क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ये ओपन नहीं कर पाए और आपको कोई एरर देखने को मिल रहा है तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करवाया हूँ और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है और आप इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं देन आप लोग गूगल कोलैब का यूज़ कर सकते हैं। यह लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस पर क्लिक करना है और आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आना है अपलोड में एंड देन आप जो भी अपने फाइल को डाउनलोड करे थे इसे यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। दैट्स इट। अब ये यहाँ पर अपलोड होगा और ओपन होकर के आपको यहाँ दिख जाएगा। नाउ अब आप इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इस प्रैक्टिस सेट का ओवरव्यू दे दूँ कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको दो इंटीजर क्रिएट करने हैं विच इज़ 10 एंड 25 एंड देन उसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी को कंप्यूट करना है। इसमें आप लोग मास का वैल्यू 5 लेंगे एंड वेलोसिटी का वैल्यू 10 लेंगे। क्वेश्चन 3 में आपको हेलो वर्ड को 20 टाइम्स प्रिंट करना है और प्लीज़ आप प्रिंट स्टेटमेंट को 20 टाइम्स मत लिखिए। आप सिर्फ एक बार प्रिंट स्टेटमेंट को लिखेंगे और हेलो को 20 टाइम्स प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है, इट्स रेनिंग एंड आई हैव एन अम्ब्रेला, इंक्लूडिंग ये कोटेशन मार्क। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का आप लोग यहाँ यूज़ करेंगे, ये हिंट है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करके इसका एरिया निकालना है। ये सारे फॉर्मूले देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं लेकिन आप इन सबको एग्जीक्यूट कर सकते हैं आराम से अगर आप लोगों को ऑपरेटर और प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल फाइंड करना है इन फॉर्मूले का यूज़ करके। इसमें आप लोग लेंथ को 12 लेंगे और ब्रेड्थ को 5 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन में सर्कुलर रिंग का एरिया और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है जिसमें उस रिंग का इनर रेडियस होगा 14 एंड आउटर रेडियस होगा 7। इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और फाइनली उन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इसमें प्रिंसिपल होगा ₹1000, रेट होगा 10% और टाइम होगा 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन में आप लोग प्रॉफिट परसेंट को खोजेंगे जिसमें सेलिंग प्राइस है ₹341 एंड कॉस्ट प्राइस है ₹300 और यह है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ u है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम होगा 10 सेकेंड और एक्सेलरेशन रेट होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को 3488 सेकेंड को आवर, मिनट और सेकेंड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसे इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है जो कि है आवर, मिनट एंड सेकेंड। क्वेश्चन 12 में आप लोगों को यूज़र से दो इनपुट लेना है, डिवाइजर और डिविडेंड, एंड देन उसकी मदद से आप लोगों को रिमाइंडर और क्वोशंट को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 13 में आप यूज़र से इनपुट लेंगे, उनके नाम और उनके एज, और उसे इस फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे। मैं आपको प्रिंट करने का 3 तरीका बताया था। ये आपका ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव है कि आप उन तीनों तरीके को यूज़ करके इसे प्रिंट करेंगे। क्वेश्चन 40, यहाँ पर आपको यूज़र से टेम्परेचर का इनपुट लेना है सेल्सियस के फॉर्म में एंड उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके उसे प्रिंट करना है और कन्वर्जन का फॉर्मूला ये होता है। एंड लास्टली 15th क्वेश्चन, ये एक सिचुएशन है जहाँ पर 3 गायें हैं। पहली गाय 10 लीटर दूध देती है, दूसरी गाय पहले का 1.5 गुना ज़्यादा दूध देती है और तीसरी गाय दूसरी गाय का 2 गुना ज़्यादा दूध देती है। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है और टोटल मिल्क प्रोडक्शन को कैलकुलेट करके उसे प्रिंट करना है। आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करिए और प्लीज़ जनरेटिव एआई का यूज़ मत करिए। यहाँ पर आपका इंटेंशन सिर्फ कोड को प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कोड नहीं आ रहा है देन कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगले वीडियो में मैं इस सारे कोड को लिख करके आपको दिखाऊंगा
एंड हर एक कोड के लॉजिक को एक्सप्लेन भी करूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं इस प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इस बार तो ज़रूर ही कोडिंग करें।